हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग उत्तराखंड एसआई के लिए हम लोग हिंदी की क्लासेस में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी हम लोग पहले से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम में हिंदी आपकी 100 मार्क्स की आनी है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें आवश्यकता है हिंदी को बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ने की, हिंदी की जो बारीकियां हैं उनको जानने की। बेसिकली नॉर्मल हिंदी से हट करके जो शुद्ध हिंदी व्याकरण है उसकी तरफ को मुझ जाने का यहाँ पे हमें प्रयास करना होगा, ठीक है। तो आज से मैं आपको यहाँ पे हिंदी कवर कराऊंगा, शुद्ध हिंदी व्याकरण पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जितने भी कंफ्यूजन है उन सभी को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस थोड़ा अटपटा दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस का जो पहला टॉपिक इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, फिर आपका लिपि और वर्णमाला, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसका वर्तनी, फिर शब्द है ना, फिर शब्द भंडार। अजीब सा इन्होंने एक सिलेबस दे रखा है। इस सिलेबस को हम थोड़ा सा अरेंज करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिस सेंस में आपका सिलेबस होना चाहिए है, ताकि एक टॉपिक का जो लिंक है वो आपके सेकंड टॉपिक से आपका बन पाए, ठीक है। तो यहां मैं कहानी स्टार्ट करूंगा वर्णमाला से, ठीक है। वहीं से ही हिंदी में एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होनी चाहिए है। तो आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में आपको लगभग 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्णमाला में आपको लगभग 3 लेक्चर में पढ़ाऊंगा और उससे बाहर वर्णमाला से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, ठीक है। देखिए अबे वर्णमाला का वेटेज आपके एग्जाम में कम से कम आपकी केवल वर्णमाला जो है वो आपकी 10 नंबर तक की आएगी। कितने मार्क्स की आपका 10 नंबर तक की आपकी वर्णमाला आएगी। अगर 10 की नहीं आएगी तो 8 से 10 नंबर आप मान के ही चलना, 8 तक तो आप मान के ही चल सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए वर्णमाला, ठीक है, लिखिए वर्णमाला। अगर आपने पहले पढ़ तो सभी ने रखा होता है, ऐसा थोड़ा ना कोई पहली बार पढ़ रहा होगा ना, सभी ने पढ़ रखा होता है ये। बट मैं बोलूंगा एक बार फिर से नोट बना लेना, नोट्स अलग से बना लेना एक जगह पे वर्णमाला की, ठीक है। 4-5 आपके पेज भरे जाएंगे, एक बार अलग से नोट बनाना। जो पहले लिखे हुए हैं ना उसमें एड ऑन मत करना, उसमें एड ऑन बिल्कुल मत करना, है ना। अलग से आप लिख लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें नई पक्का से मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब समझते। देखो जब बेटा मैं वर्णमाला की बात करता हूं, वर्णमाला की बात करता हूं, या मैं कहता हूं वर्ण विचार, या मैं कहता हूं क्या वर्ण विचार में कह देता हूं। देखो जब बेटा मैं यहाँ पे वर्ण विचार कहता हूं, वर्ण विचार कहता हूं या वर्णमाला कह देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आती है सर ये वर्ण क्या होता है। यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो वर्ण क्या पे, हाँ जी सर आप पढ़ा दीजिए, कोई नहीं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहली बात करते हैं वर्ण क्या होता है। देखो वर्ण क्या है, वर्ण बेटा होती है आपकी ध्वनि। वर्ण किसे कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं ध्वनि को। वर्ण किसे कहते हैं हम, ध्वनि को। देखो अगर कभी आपसे कोई बोल दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो गलती से भी वर्ण मत कहना, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी ध्वनि। क्या बोलता बे, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप समझते हैं सर ध्वनि कौन सी, हम वर्ण की तो बात कर रहे हैं बेटा, लेकिन ध्वनि कौन सी ध्वनि, किस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्या कुत्ता जो भौंकता है, कुत्ता जो भौंकता है, क्या वो एक वर्ण है, वो भी तो एक ध्वनि है। कुत्ता जो भौंकता है वो एक वर्ण है, वो वर्ण वो ध्वनि वर्ण है क्या, नहीं है। मैं ये ताली बजा रहा हूं, क्या ये एक वर्ण है, ये ध्वनि तो ये भी है, ध्वनि तो ये भी है, बट क्या ये बेटा एक वर्ण है क्या, ये एक वर्ण नहीं है। सर वर्ण क्या होता है, वर्ण केवल उस ध्वनि को हम कहते हैं जो ध्वनि भाषा में प्रयोग होती है। बेटा कहां प्रयोग होती है, जो ध्वनि भाषा में प्रयोग होती है, भाषा में उच्चारित होती है, केवल उसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम उसी को वर्ण कहते हैं। एक बात समझ में आ गई आपका वो बेटा वो एक ध्वनि है, बिल्कुल ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, भाषा में जो प्रयोग होती है उस। दूसरी बात, भाषा में जो ध्वनि प्रयोग होती है ना उसी को हम पहले, उसी भाषा में जो प्रयोग होती है उसे हम ध्वनि कहेंगे। दूसरी बात, ध्वनि वो होनी चाहिए, ऐसी ध्वनि को हम वर्ण बोलेंगे जो क्या होगी, अविभाजित होगी, अविभाजित होगी, ठीक है। हम भावना हम किसे बेटा बोलेंगे, जो अविभाजित होगी, केवल उसी ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, हम उसी को ही हम ध्वनि कहेंगे। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं कमल, मैंने कमल बोला, आपने क्या सुना, आपने कमल सुना ना। अब मैंने कमल बोला, आपने कमल सुना, क्या ये एक वर्ण है, क्या ये एक ध्वनि है, नहीं। क्यों,
क्योंकि बेटा ये अविभाज्य नहीं है, इसका विभाजन हो जाएगा क प्लस औ प्लस मौ प्लस औ प्लस लौ प्लस औ, इसका विभाजन हो जाएगा। तो जो विभाजन जिसका हो जाता है ना, जिसको हम टुकड़े कर सकते हैं, उसे वर्ण कभी नहीं कहते हैं। तो ध्वनि की दो विशेषताएं, एक तो क्या होना चाहिए, भाषा में प्रयोग होना चाहिए, दूसरा अविभाजित होना चाहिए, मतलब उसे और आगे आगे न तोड़ा जा सके, न तोड़ा जा सके, उसे हम और आगे न तोड़ा जा सके। केवल हम इसी को बट हम क्या बोलेंगे, हम इसी को ध्वनि कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई है, जिसे हम और आगे हम ना तोड़ सके। अब देखो ये मैंने लिखा पे ओ बेटे क्या आपका बे, ओ क्या आपका बे, ओ को हम और आगे तोड़ सकते हैं क्या? ओ को हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, तो ओ तो अपना क्या है, सिंपल ओ ही है। ओ हमारा सिंपल क्या बे, ओ हमारा सिंपल ओ है, तो ओ अपने आप में क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, क्योंकि हम इसे और आगे नहीं तोड़ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये को जो है को, क्या को एक वर्ण है? क्या को बेटा आपका एक वर्ण है क्या? वर्ण क्या होता है, ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि? जो ध्वनि भाषा प्रयोग होती है और जो अविभाज्य होती है। और बेटा क्या आपका एक वर्ण है, एक ध्वनि भी है, क्योंकि ये अब और आगे विभाजित आपका नहीं होगा। और एक वर्ण है, को एक वर्ण है क्या? को एक बेटा वर्ण है क्या? नहीं, को एक वर्ण नहीं बेटा बे, कि को में से मैं क्या निकालूंगा, अभी मैं को टूट जाएगा बेटा किसमें, ओ में टूट जाएगा। तो को में से क्या निकला, मेरा ओ निकला, को में से मेरा ओ निकला, को में से ओ निकला, तो ये क्या बोला बे, ये क्या हो गया मेरे यहां पे, ठीक हो गया है। बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें तो आपका क्या होगी, आपका ये एक वर्ण है, और ये भी क्या होगा, इसमें आपका एक वर्ण है। ये इसमें एक वर्ण है और ये भी क्या बेटा बे एक वर्ण है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। ठीक, अब देखो, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता अभी, क्या ये कोई एक वर्ण है क्या? क्या ये कोई एक वर्ण है क्या? नहीं, ये कोई एक वर्ण नहीं है, तो सर फिर ये क्या है? तो सर इसे क्या है यहाँ पे, ये क्या है, क्योंकि इसमें क में एक ध्वनि क की है, एक ध्वनि ओ की है, जिसमें दो ध्वनियां होती हैं, उसे वर्ण नहीं कहते बेटा, उसे अक्षर कहते हैं। जिसमें दो ध्वनियां होती हैं उसे वर्ण नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, अक्षर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो क हलंत के साथ लगा रखा है, जिसमें तुमने ओ निकाला, ये आधा क है, मात्रा निकाल देता हूं तो बेटा क आधा हो जाता है, कोई भी वर्ण आधा हो जाता है, ये हम मात्रा को निकाल देते हैं। तो ये अब इसका अंतिम भाजन नहीं होगा, ये एक वर्ण है, इसका टुकड़े नहीं होगा, ये एक वर्ण है। लेकिन ये जो है, इसमें क और ओ की बेटा दो ध्वनियां हैं, इसलिए ये वर्ण ना होकर के क्या है, अक्षर है। अब आप मुझे बताओ, जब मैं लिखता हूं कमल, जब बेटा मैं लिखता हूं कमल, तो कमल को मैं ऐसे लिखता हूं, या मैं क में से ओ को अलग निकाल के, फिर मो में से ओ को निकाल के, लो में से ओ को निकाल के, या मैं कमल ऐसे लिखता हूं? बताओ मैं कमल कैसे लिखता हूं? कमल में ऐसे लिखता हूं कि कमल में ऐसे लिखता हूं? भाई मैं कमल तो ऐसे लिखता हूं ना, कमल तो ऐसे लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, ये कमल किस भाषा में लिखा गया है, देवनागरी में लिखा गया है। इसका मतलब सर क्या है, देवनागरी जो आपकी लिपि है वो वर्णात्मक नहीं है, वर्णों में नहीं लिखी जाती सर, किस में लिखी जाती है, अक्षरों में। तो देवनागरी लिपि बेटा कैसी है आपकी, अक्षरात्मक, अक्षरात्मक लिपि है, ये आप ध्यान रख लेना। देवनागरी बेटा लिपि कैसी है आपके यहां पे, अक्षरात्मक लिपि है, ये वर्णात्मक लिपि नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो ये को आपका वर्ण नहीं है, लेकिन सर आपका ये को एक वर्ण है या नहीं है? ये को वर्ण है कि नहीं है? ये को तो एक वर्ण है, इसके और आगे आप टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका बे वर्ण है। क्या आपको बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। अब जरा से एक बात समझो, देखो मैंने लिखा, एक इंपॉर्टेंट बात लिखा मैंने आ, मैंने बेटा इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, एक मैंने इंपॉर्टेंट आ लिखा। आप जरा मुझे ये बताओ, ये जो आ है ये एक ध्वनि है या नहीं है? ठीक है, आ जो है ये एक वर्ण है या नहीं है? क्या आप मुझे बता सकती हो ये आ जो है एक वर्ण है या नहीं है? एक बात समझो, देखो यहाँ पे आ हमारा ओ प्लस ओम हमारा ये टूट जाता है, टूट जाता है हमारा आ, हमारा और ओ में टूट जाता है। लेकिन क्या मैं इसे तोड़ूंगा? लेकिन आ को क्या तोड़ा जाएगा? भाई आ को हम क्यों तोड़ेंगे, एक बार आप खुद सोचो। देखो इस कौ को हम क्यों तोड़ रहे हैं?
इस कौ को तो हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आधे कौ की हमें जरूरत पड़ती है। आधा कौ अगर मुझे क्या लिखना है तो मुझे आधे कौ की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मुझे इस कौ को मैं तोड़ करके कौ प्लस ओ मैं करूंगा। अब इस आ को मैं क्यों तोड़ूंगा बताओ? अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरा क्या बनेगा? ओ निकलेगा ना, ओ प्लस ओ निकलेगा। अगर मुझे ओ ही चाहिए तो ओ तो मेरे पास ऑलरेडी है। आधा कौ तो मेरे पास नहीं था, आधा कौ तो नहीं था मेरे पास, इसलिए मुझे यहां से मैंने आधा कौ निकाला। लेकिन ओ तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आ को तोड़ूंगा जबरदस्ती काहे के लिए? आ को बनाया ही इसलिए गया है ताकि मैं इसका यूज कर सकूं, ना कि इसे तोड़ सकूं। आप एक तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आ को जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, आ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी एक बात और समझो, देखो आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, बट वास्तविकता ये है कि आ जो है ना, वास्तविकता जो आ है ना बेटा, आ जो है ये आपका ओ प्लस ओ है ही नहीं ना। आ जो है ओ प्लस ओ है ही नहीं है। एक बात सोचो, देखो जरा ध्यान से देखो, देखो अगर मैं ओ और मैंने लिखा ओ, इसे आप क्या पढ़ोगे? ओ पढ़ोगे ना, ओ है ये, ओ है ये, ओ। क्या ये किसी भी हालत में ये इसे आप आ पढ़ सकते हो क्या? ओ को आप आ पढ़ सकते हो क्या? ओ ये तो ओ है ना भाई, ओ पढ़ेंगे इसको, ओ पढ़ेंगे इसको, इसे आ थोड़ी पढ़ेंगे। जब ओ और ओ आ है ही नहीं, ओ और ओ मिलके आ बन ही नहीं रहा है, तो और ओ मिलके आ क्यों बन गया है? कहां से बन गया ये? इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब बेटा आपका ओ एक अलग ध्वनि है, आ एक अलग ध्वनि है। बस बात यह है जब हम संधि का प्रयोग करते हैं, संधि का, वहां पर बेटा हम क्या करते हैं? ओ प्लस ओ बना के हम दीर्घ संधि बनाते हैं। वर्णमाला से इसका कोई संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, जब संधियों की हम बात करेंगे, पाणिनि की हम अष्टाध्यायी की बात करेंगे, हम माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे, हम जो संधियां हैं उनके सूत्र की बात करेंगे, तो वहां पे ओ प्लस ओ जो है आपका आ होएगा। ये कैसे होगा इसको हम वहां बात करेंगे। बट ध्वनियों की हम जब बात कर रहे हैं, हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो बेटे यहां पे आपका ओ धन ओ आपका आ नहीं होता है। कैसे होएगा भैया? देखो ओ के पीछे मैं अगर ओ लगाऊंगा तो उसे आ थोड़ी पढ़ेंगे, इसको ओ आ थोड़ी पढ़ेंगे भाई, इसको ओ पढ़ा जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बात तो आपको ये बात समझ आ रही है, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो इसका मतलब देखो, जब ये आ जो है और ओ से बना ही नहीं है, तो मैं इसे तोड़ भी तो नहीं सकता, मैं इसे तोड़ भी तो नहीं सकता किसी भी हालत में, मैं इसे तोड़ भी तो नहीं सकता किसी भी हालत में, है ना? मैं तोड़ ही नहीं सकता इसको। और जब मैं इसे तोड़ नहीं सकता तो मैं इसे क्यों तोड़ रहा हूं? यहां पे मैं क्यों तोड़ रहा हूं इसको? इसका मतलब आ भी आपका नहीं टूटता है, इसका मतलब बेटा ये भी आपका क्या है? एक वर्ण है। क्लियर हो गया? ये भी आपके क्या है? एक वर्ण है, ठीक है? आओ देखो एक बात समझो, किताबों में ये इस तरह से लिखा रहता है कि सभी स्वर क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं, भले ही वो टूट रहे हो। नहीं, गलत है। एक बात समझना, ठीक है? वर्ण ये मात्राएं नहीं टूटती हैं, ये कभी नहीं टूटता। कैसे टूट जाएगा? कभी देखो ओ प्लस ओ आपका ओ होता है, आ तो होता ही नहीं यार, कैसे हो जाएगा? नहीं होता, ठीक है? तो बेटा देखो समझा भी, ये नहीं टूटता है, ये भी क्या है? आपका एक वर्ण है। क्लियर हो गया? ठीक है? ये बेटा क्या आपका आप एक वर्ण है। इसी तरह से बाकी सारी जो मात्राएं हैं बेटा, ये भी आपकी नहीं टूटती हैं, ये कोई मात्रा नहीं टूटती बेटा बे, तो ये सारे क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? आपके यहाँ पे वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी पे? बेटे सारे क्या होते हैं? आपके यहाँ पे वर्ण होते हैं। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, ठीक है? चाहो तो बेटा आप समझोगे तो ऐसे समझ लेना, वरना याद कर लेना। सारे जो बेटा आपके जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो, सारे स्वर कहीं भी लिख लो, सारे स्वर क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। सारे स्वर वर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलो देखो, ये तो बेटा कहां तक गया? ओ से लेके कहां तक गया? औ तक। अब देखो दो और बच गए ना अपने, दो भाई बच गए हैं। कौन सा बच गया? एक बच गया आपका यहाँ पे क्या? अंक। आपको नीचे लिखना है अंक, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, क्या ये एक वर्ण है या नहीं है?
क्या ये एक वर्ण है या नहीं है, क्या ये एक वर्ण है या नहीं है, तो मुझे बता सकते हैं आप भैया क्या ये एक अनुस्वार जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंक को क्या बोलते हैं, इसको इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, देखो अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। याद रखना अनुस्वार भी तो एक ध्वनि है, अनुस्वार भी तो एक ध्वनि है। अरे मैं अंक बोलूंगा तो आप अंक सुनोगे ना, और इसे तोड़ूंगा थोड़े ना, तोड़ूंगा नहीं इसको, स्वर, इसे स्वर को थोड़ा ना तोड़ा जाता है, भले ही ये आगत है, उस बात की कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या है आपका बे अक्षर, बिल्कुल नहीं बेटा, याद रख लेना अक्षर नहीं है। अक्षर केवल क्या होते हैं आपके जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन, क से लेकर के ये जो आपके व्यंजन होते हैं बेटा मौ तक, फिर यौरल, इनको व्यंजन कहते हैं बेटा। ये व्यंजन ये स्वर ही है, स्वर ही है, बट ये आगत स्वर है बेटा। क्या स्वर है ये, इसे हम आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। और इसे भी हम तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे ऐसे, ऐसा काहे के लिए, अगर हम इसे तोड़ते तो इसको लेके ही क्यों आते हम, इसकी जरूरत है, हमें इसे तोड़ नहीं सकते हम, इसकी हमें ऐसे ही जरूरत है हमें इसकी। भाई तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका ओ है और ये आपका मात्रा, ये अंक ये लगा हुआ है ना। अब एक अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो भाई मुझे एक बात, अब मैं तोड़ूंगा क्यों इसको, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत, अंक की ही जरूरत मुझे यहां पे है। वो फिर से एक अलग मैटर हो जाएगा कि इसमें उच्चारण कौन सा हो रहा है, अंक का, ठीक होगा, ठीक है सर, ये वर्ण होगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूं बेटा, सारे स्वर वर्ण होते हैं, उसमें आगत और इनका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अनुस्वार बेटा क्या है, अपने आप में एक वर्ण है सर, कौन सा वाला, आगत स्वर है, बट ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ण है। सारे स्वर वर्ण होते हैं, तो इसके सामने भेदभाव का के लिए ये वर्ण है बेटा। आपका जो विसर्ग होता है, विसर्ग आपका विसर्ग, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग बेटा अपने आप में क्या होता है, वर्ण होता है, ठीक हो, ठीक है। विसर्ग कितना होता है, वर्ण। एक बात समझे, देखो आप यहां पे देखो, स्वर कितने होते हैं सर, स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके होते हैं 11 स्वर, स्वर कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं, ठीक हो, ठीक है। और ये दो बेटे क्या होते हैं हमारे, आगत स्वर होते हैं, हम इन पर अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं, ठीक हो, ठीक है। चलो देखो, ये तो आपका अनुस्वार हो गया, ये आपका अनुस्वार हो गया, ये आपका विसर्ग हो गया, देखो विसर्ग हो गया। विसर्ग जो है ये बना कैसे, वी प्लस बेटा किससे बनाइए, सर्ग से। वी प्लस बेटा किससे बना बे, वी प्लस सर्ग से बे। वी का मतलब होता है विशेष, विशेष। सर्ग का मतलब होता है रचना, रचना या बेटे क्या होता है बे, रचना बोलेंगे या बोलेंगे सृष्टि, सृष्टि, ठीक है। तो विसर्ग का मतलब होता है विशेष बेटा, जिससे बेटा जिसकी सृष्टि यानी कि रचना हुई हो, उसे विसर्ग कहते हैं। विशेष रूप से बेटा इसकी रचना हुई है ओह की, इसलिए हम इसे तोड़ेंगे नहीं, हम इसे तोड़ेंगे नहीं बेटा, ये टूटता नहीं है। और ये भी अपने आप में क्या है, एक क्या एक वर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबको बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अभी तक बेटा आपको क्या समझ में आ गया, आपका बे आपको सब समझ में क्या आ गया है, स्वर कौन कौन है अभी तक, देखो सॉरी, वर्ण कौन कौन है, वर्ण कौन कौन है बताओ भैया, वर्ण कौन कौन है। आपको मेरे ख्याल से 3 वर्ण पता चल गए हैं, सारे स्वर वर्ण होते हैं, अभी स्वरों की बात कर रहे हैं। दूसरा देखो, अनुस्वार वर्ण होता है, अनुस्वार वर्ण होता है, ये आपका वर्ण है। विसर्ग वर्ण होता है, विसर्ग वर्ण होता है। ये 3 बातें पता चल गई, यहां तक कोई दिक्कत है, 3 बातें पता चल गई, चल गई आपको पे, ठीक है। तो बेटा विसर्ग भी क्या है कहां पे, एक वर्ण है, मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, ठीक है। नोट करके लिख लो भैया, वर्ण कितने हो गए हमारे अभी तक यहाँ पे 3, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग। सर क्या और भी कोई वर्ण होता है क्या, बिल्कुल होता है, अरे ये भी तो आपका एक वर्ण है, क भी तो आपका एक वर्ण है। तो वर्ण देखो एक बात समझा पे, और ये क है क्या, ये क क्या है सर, व्यंजन। सर क क्या है, ये व्यंजन। देखो ये वाला क हलंत वाला ये तो व्यंजन है, लेकिन जब इसमें अ की मात्रा लगा दूंगा और मेरा ये क बन जाएगा, अब क्या हो गया बेटा, यही व्यंजन आपका अक्षर हो जाता है, यही व्यंजन क्या हो जाता है आपका पे, अक्षर हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो अब आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो इसका मतलब वर्ण बेटा देखो, वर्ण कितने होते हैं आपके, वर्ण कितने होते हैं आपके, 4 तरह के होते हैं वर्ण, कितने होते हैं, 4। एक आते हैं स्वर, फिर होता है अनुस्वार, एक होता है आपका विसर्ग, और बेटा एक होता है कौन सा, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण बेटा कितने होगा आपका बे, 4 हो गए हैं, एक हो गया आपका स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। कितने पढ़ने हैं मुझे, जब मुझे आप वर्णों को पढ़ना है, इसका मतलब मुझे कितने आइटमों को पढ़ना है, मुझे 4 आइटमों को पढ़ना है। एक पढ़ना है स्वर, एक पढ़ना है व्यंजन,
एक पढ़ना अनुस्वार, एक पढ़ना विसर्ग। 4 आइटमों को पढ़ लो, 15 नंबर पक्के। क्लियर हो गया? ठीक है, कितना आसान है। इतना बढ़िया सिलेबस तो मैंने देखा ही नहीं उत्तराखंड में कभी। इतना अच्छा सिलेबस तो मैंने उत्तराखंड के अंदर किसी एग्जाम में देखा ही नहीं कभी, है नहीं। कभी कभार तो पूरी हिंदी देखो पढ़नी पड़ती है, पूरा हम चैप्टर पढ़ते हैं, तब भी एक प्रश्न आ गया तो आ गया। देखो परसों उसमें तो आपका एक भी नहीं आ रखा था। परसों जो पेपर हुआ था ना आपका, कौन सा, बंदी आरक्षी वाला था, सॉरी जेल आरक्षी वाला था, जेल बंदी आरक्षी वाला, उसमें वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आपके बेटा पेपर में कितने आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। मतलब वर्णमाला कितने आएंगे? 15 आएंगे, है ना। तो आने ही आने हैं 15। तो उस 15 के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ी। और ऐसा नहीं कि ऐसा आसान आसान वाले आएंगे, टफ ही आएंगे। जो आपको हमको नहीं पता होंगे वो आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब ऐसा एक भी नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है, आंशिक जिम्मेदारी नहीं, मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से ही 15 नंबर होंगे। नहीं होंगे तो एग्जाम का 27 तारीख को बोल देना सर नहीं आए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बहुत बात है। ठीक है, देखो दावा तो नहीं करता मैं इस बात का, भाई दावा करना तो ठीक नहीं है, बट इतना मैं जरूर आपसे बोलूंगा कि आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा। इतनी मेहनत मैं आपके साथ में जरूर करूंगा, बट इतना ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, घटना चक्र के क्वेश्चन, हिंदी के, वर्णमाला के, वो आपको लगाने हैं। हो सारे जाएंगे, अगर आपने 2 लेक्चर ढंग से पढ़ लिए वो फिर छूटेंगे नहीं आपके। लेकिन एक बार फिर से आप लगा लेना उनको, ठीक है ना। कभी ऐसा ऐसा भी हो जाते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। तो भैया स्वर कितने प्रकार के? हमने यहाँ पे 4 प्रकार के, सॉरी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने हो गए आपके? 4 हो गए, नहीं हो गए? 4 हो गए, नहीं हो गए? कौन से सर? यहाँ पे पहला स्वर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे व्यंजनों को, फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा विसर्ग, क्या पे अनुस्वार के बारे में, अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार अलग से नहीं, ये तो इन्हीं के साथ में ही हो जाता है। जब ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, जब ये पढ़ेंगे इनके साथ में ही पढ़ेंगे ना। और एक आपका विसर्ग, एक आपका विसर्ग होता है, अलग से कुछ नहीं होता है, बट लिखने को 4 होते हैं आपके। ठीक, चलो हेडिंग लिखो, स्वर वर्णों की बात करते हैं। हेडिंग किसकी बात करते हैं हम? अब हम स्वर वर्णों की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? स्वर वर्णों की। लिख दो फटाफट स्वर वर्ण। देखो पहले हम बात करते हैं, देखो पहले तो एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, एक मोटा मोटा आइडिया। देखो स्वरों का आइडिया, एक मोटा मोटा आइडिया स्वरों का। ठीक है, देखो स्वर सर क्या होते हैं? जब भी आपसे कोई बोले स्वर क्या होते हैं, आप 2 बात ध्यान रखना। पहली बात, बिना किसी बाधा के सतत रूप से उच्चारित होते हैं, ऐसा लिखना। बिना बिना किसी बाधा, बिना किसी बाधा के सतत रूप से बेटा क्या होते हैं? ये उच्चारित होते हैं। बिना किसी बाधा के सतत रूप से जो उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। पहली बात, बिना किसी बाधा के मतलब क्या है? देखो बाधा का मतलब क्या है? हम जब स्वरों का उच्चारण, हम ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंक, जब हम स्वरों को उच्चारण करेंगे ना, हमारे मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं होगी। ये बाधा क्या होती है मैं भी आपको समझाता हूं। देखो मैं बोलता मैंने बोला पौ, मैं पौ बोला पौ, तो मतलब पौ बोला ना, तो मेरे होंठ जो है ना, इन्होंने एक बाधा पैदा करी, पौ। जब तक ये दोनों होंठ मेरे मिलेंगे नहीं, मैं इनको खोलूंगा नहीं, तब तक आप पौ नहीं बोल सकते हैं। तो होंठों ने क्या किया? बाधा पैदा करी, तब मेरा पौ बाहर निकला। तो इसका मतलब जो पौ है, जो व्यंजन है, वो एक बाधा से बाहर निकल रहा है। इसी तरह से सारे जो व्यंजन होते हैं वो किसी ना किसी बाधा से निकलते हैं। आप उधर क, आप क बोलोगी ना, तो आपके गले में एक बाधा पैदा होगी, आपका गला थोड़ी देर के लिए बंद होगा, फिर वो खुलेगा, तब आप क बोल पाओगे। क, ख, ग, घ, अंग। आप जब क, ख, ग, घ, अंग आप बोलोगे ना, आपके गले का जो हिस्सा है ना, ये आपका बंद जरूर होगा, बाधा पैदा होगी। लेकिन ओ आ ई उ आप बोलोगे, कोई बाधा पैदा नहीं होगी। आपके वर्ण जो है ना होठ मिलेंगे, ना जीभ रोकेगी कहीं पे कुछ करेगी, कुछ नहीं होगा, ये वर्ण सीधे बाहर निकलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, समझाते हैं आगे, हम धीरे धीरे करके बातें करते हैं। ठीक, बिना किसी बाधा के सतत रूप से क्या होते हैं? ये उच्चारित होते हैं। पहली बात तो हम इनको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के। इसमें देखो, एक तो इसमें मुंह के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, और दूसरा किसी अन्य
वर्ण की सहायता, किसी अन्य वर्ण की सहायता भी बेटा, यहां पे किसी अन्य वर्ण की सहायता जो है ये भी नहीं यहां पे चाहिए होते, ठीक है। किसी अन्य वर्ण की सहायता से भी ये उच्चारित नहीं होते हैं, ठीक है। किसी अन्य वर्ण की सहायता से लिख लो, सहायता, सहायता से उच्चारित, उच्चारित उच्चारित नहीं होते हैं, ठीक है। किसी अन्य वर्ण की बेटा सहायता से भी ये उच्चारित नहीं होते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? पे आपको बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए आपको। यहाँ पे इसे हम कहते हैं क्या? स्वर, ठीक। अब देखो बात करते हैं व्यंजन की, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। व्यंजन की हम बात करते, बेटा किसी बात करते? व्यंजन की बात करते, देखो समझा पे, ठीक है। देखो व्यंजन जो है, व्यंजन जो है, ठीक है, ये क्या होता है ना, व्यंजन का बे, जो हमारा मुख है, हमारा जो मुख, ठीक है, मुख विवीर, विवीर समझते हो? मुख विवीर, विवीर का मतलब पता है? विवीर का मतलब बिल, बिल या होल। हमारा जो मुख है ना, ये मुख, ये हमारे एक बिल की तरह काम करता है। बिल समझते हो? चूहे का बिल होता है ना, चूहे का बिल, सांप का बिल, ये बिल की तरह काम करता है, ठीक है। तो व्यंजन जो है ना, ये हमारे मुख की का जो बिल है ना, ये जो विवीर है ना, विवीर है, इससे जब बाहर निकलेंगे ना, तो बाहर निकलेंगे ये किसी ना किसी बाधा के बाद ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। मुख विवीर लिख लो, मुख विवीर में, मुख विवीर में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, ठीक है, बाधा के उपस्थित होने, कहीं ना कहीं बाधा, बाधा के, बाधा के उपस्थित, ऐसे लिख लो, बाधा के उपस्थित, 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 ठीक है, हो गया। किसी कहने के बाधा के उपस्थित होने, पहले तो बेटा कहीं ना कहीं क्या होगी, मुख के अंदर बाधा होगी, बाधा होगी, उससे ही निकलेगा ये। लेकिन अगर मैं पो बोलूंगा, मैं होठ को खोलूंगा ही नहीं, तो पो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। बाधा तो है, बट बाहर कब निकलेगा व्यंजन? जब इस बाधा से मैं क्या करूंगा, बाहर निकलूंगा, ठीक है। और ऐसे लिखो, और फिर बाधा, और फिर बाधा के हटने से, के हटने से क्या होता है, ये उच्चारित होने वाला, उच्चारित, उच्चारित, उच्चारित होता है, उच्चारित होता है, ठीक है, ठीक है। क्या आपको समझ आ रही है? देखो टफ लैंग्वेज तो नहीं लग रही आपको, ये आपको टफ लैंग्वेज तो नहीं लग रही है, मतलब एक्चुअली कहते हैं किताब में सीधा लिखा रहता है स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। लिखाने को मैं भी आपको इतना सा लिखा सकता हूं, बट बात इतनी सी नहीं है, बात इतनी सी नहीं है, बात थोड़ा मैं आगे समझनी होगी, ठीक है। मुख विवीर में कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा, बाधा पैदा होगी। जब आप इस बात को ठीक से समझ पाओगे ना, तभी आप समझ पाओगे अल्प प्राण, महाप्राण, विवीर, ठीक है ना, समवृत, अर्धवृत, विवृत, ये आप सब तभी समझ पाओगे जब हम इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। स्वरों की सहायता से तो बोल ही जाएंगे ये, उसमें तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसकी मुख्य पहचान ये नहीं है कि ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसकी मुख्य पहचान ये है कि कहीं ना कहीं क्या है, बाधा है। जब उस बाधा को मैं खोलूंगा, बाधा हटेगी, तब हमारा क्या होगा, ये व्यंजन निकलेगा, ठीक है। तब हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये व्यंजन जो है वो मुंह से बाहर निकलेगा, ठीक है, एक पटाखा के तौर पे ना, पो, पो, ठीक है। तो मैं जब इसको होठ को खोलता हूं ना, तो एक, उसको हिंदी में बोलते हैं स्फुटन, ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग समझते हो? जैसे कोई लोग बुलेट चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं, तो आपने देखा होगा वो बीच में ना पटाखे जैसी आवाज है, पटाखे से आवाज है ना, बहुत जोर जोर से आवाज है ना, बुलेट में आवाज आती है, उसे स्कैवेंजिंग कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। छोड़ो उसको यहाँ पे, है ना। तो मतलब जब हमारा होठ एकदम खुलेगा ना, पॉ को बोले, जब वो बाधा हटती है ना, भाई देखो कहीं पे भी कोई बाधा है वो हटेगी, तो फ्लो से चीज निकलेगी ना, जाहिर सी बात है। देखो देखो, अगर आप पे नदी है, देखो ये नदी है, ये नदी में पानी आ रहा था, पानी आ रहा, मैंने यहाँ पे एक बाधा लगा दी, अब ये पूरा भर गया पीछे, बाधा को हटाऊंगा तो एकदम से फ्लो होएगा ना, ठीक है। तो व्यंजनों का बिल्कुल वही सीन है, क्या, जब बाधा हटती है ना, तो उसके हटने से ये उच्चारित होता है, और एकदम कैसा होता है, तीव्र उच्चारण होता है इसके यहाँ पे। जैसे इनका उच्चारण शांत होता है, देखो ओ आ ई, पो फो बो, ये स्फुटन जैसा होता है, इसके व्यंजन जैसा, मतलब बाधा जैसी हटी वैसी ये ढेर बहुत सारी हवा के साथ में बाहर निकलता है, ठीक है। इनमें क्या होती है, हवा ज्यादा निकलती है, इनमें हवा क्या होती है, कम निकलती है। क्या आपको बात समझ आ रही है? कम मतलब इतनी इतनी कम भी नहीं, मतलब इनसे कम निकलती है।
क्या आपको बात समझ में आ गई है यहां तक? चलो आप देखो यहां पे, तो आपको दो तो आपको समझ में आ गए हैं, स्वर पता चल गया आपको, व्यंजन अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अब तीसरी चीज क्या यहाँ पे, अनुस्वार, जो आपको ऑलरेडी पता है। अनुस्वार बेटे क्या होता है आपका, ये वाला आपका, इसे हम अनुस्वार कहेंगे, ठीक है। और बेटा एक क्या होता है आपका विसर्ग, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ये बेटा आपको होता है विसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अयोग वाहक, अयोग वाहक कहते हैं। यहां तक कोई परेशानी किसी को? अगर यहां तक कोई परेशानी है तो बता दो, वरना मैं आगे चलता। भावना बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अंतिम, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब ठीक चल रहा है, यहां सब ठीक चल रहा है। चलो यहां तक कोई मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्वरों पे बात करते हैं, ठीक है। लिखो स्वर, हम थोड़ी बात आज कर लेते हैं, बाकी बात हम थोड़ी कल करेंगे, ठीक है ना। लिख लो हेडिंग, लिखो स्वर, ठीक है। हम हेडिंग बेटा लिखते हैं, हम स्वरों पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं यहाँ पे, हम चर्चा करते हैं बेटा यहाँ पे स्वरों पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, चिंता करने का नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। लिखो स्वरों की बात करते हैं, ठीक है। चलो हो गया है, ठीक है। आगे बताइए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे ही बताना बेटा, मैं पीछे थोड़ी ना बताऊंगा, ठीक है। आगे ही तो बताऊंगा, पीछे कहां से बताऊंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिखो आ गया, ठीक है। आगे लिखो, आप लिखो। अब हम बात करते हैं बेटा स्वरों की बात करते हैं। देखो स्वरों की जब मैं बात कर रहा हूं, एक बात सिंपल समझ लो, हम जिन स्वरों को पढ़ रहे हैं, पहली बात तो एक लाइन यहीं पे अपने दिमाग में सेट कर लेना, हम जिन स्वरों की बात कर रहे हैं वो स्वर है हिंदी के स्वर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी के स्वर। लेकिन हिंदी के स्वर, अंग्रेजी के स्वर, दो सॉरी संस्कृत के स्वर, हिंदी के स्वर और संस्कृत के स्वर, ये दोनों अलग अलग तरह के स्वर होते हैं, और ये हमें कंफ्यूजन करते हैं, हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है। इसलिए हम दोनों को सेपरेट लेके चलेंगे और लड़ेंगे नहीं। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है। जहीं पे समझ में नहीं आएगा आप उससे बोलना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी किताब में थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी होती है ना, तो कभी कभी हम कंफ्यूजन हमारी बढ़ा देती है। आप समझो, देखो हम जो बात कर रहे हैं आप लिखो, हम स्वरों की बात करते हैं, स्वरों की हम बात करते हैं, लिखो। बेसिकली बेटे स्वर कौन से वाला है, हिंदी वाले स्वरों की हम बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो पहली बात तो आप ये समझ लो, ये हिंदी और संस्कृत के स्वरों में अंतर क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ताकि हमको चीजें आगे क्लियर होती रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंदी के और अंग्रेजी के स्वर, देखो हिंदी और संस्कृत के, पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे संस्कृत के स्वर। देखो संस्कृत क्या होते हैं, संस्कृत के स्वर कौन से होते हैं, संस्कृत के आपके स्वर होते हैं ओ, आ, ठीक है, छोटी बड़ी, जिनको आप जानते हो, छोटी बड़ी, छोटाऊ, ठीक है, छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ, ठीक है, री, री मैं ये लिखता पे, ए, आई, ओ और औ, ये तो बेटा आपके हैं संस्कृत के स्वर, ठीक है। किसी भाषा, किताबी भाषा तो सर बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना, मैं वो नहीं कह रहा हूं बेटा, है ना, उसकी मैं वो तो अलग चीज है, मतलब किताब में ना अलग अलग लिखा होता है कभी बार, है ना। आपकी देखो आपकी जो आपकी ल्यूशन की किताब, उसमें आपका अलग लिखा होगा, ठीक है। आप जो सामान्य हिंदी इलाहाबाद की आती है ना, उसमें आपका अलग लिखा होगा, ठीक है। हरदेव भारी में अलग है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे भोलानाथ तिवारी, आपकी मतलब अलग अलग किताब अलग अलग होता है। मैं तो आपको बता रहा हूं आपका एग्जाम के हिसाब से, मुझे तो आपके एग्जाम में जो 15 नंबर है उनको हिट करना है, मेरा मतलब उतना सा है, ठीक है। मुझे ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो तो देखो ये स्वर क्या हो आपके, कितने स्वर हैं आपके, कितने हो गए आपके 11, ये तो होते बेटा आपके संस्कृत के स्वर, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी के स्वर। देखो हिंदी के स्वर क्या होते हैं, देखो हिंदी के, यहीं पे कंफ्यूजन पैदा यहीं से होता है, ध्यान करो। देखो हिंदी के स्वर में आपका होता है ओ, दूसरा बेटा आपका होता है आ, ठीक है। तीसरा जो हिंदी का स्वर है ना, वो आपका होता है ये ए वाला, ठीक है, ठीक है। तीसरा बेटा कौन सा होता है, ये हिंदी का एक स्वर है, ठीक है। चौथा होता है आपका ई, ठीक है। फिर होता है आपका बड़ी, फिर होता है आपका ऊ, फिर आता है आपका बड़ा ऊ। ध्यान रखना हिंदी में री नहीं है, हिंदी के स्वरों में री नहीं आता है, हिंदी के स्वरों में री नहीं आता है। देखो हिंदी क्या है, देखो ये आपके कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं ना, तत्सम, इनको हम तत्सम तो कहते हैं। ये इनका बिगड़ा रूप क्या होता है, तद्भव होता है ना, तद्भव, तद्भव, तद्भव में री आता है क्या, तद्भव में री आता है क्या, तद्भव में री आता है क्या, तद्भव में री नहीं आता है ना भाई, तद्भव की पहचान ही री है,
मतलब तद्भव की पहचान ही है कि इसमें री नहीं आएगा। ठीक होगा, ठीक है, री नहीं आता उसमें, बात सबको समझ में आ रही कि यार, ठीक है, री नहीं आता। बाकी और जो उटपटांग वाली मात्राएं छ त्र ज्ञ, वो तो व्यंजनों वाला हो गया, वो भी नहीं आते, तो री भी नहीं आता। तो बेटा हिंदी में री नहीं होता, तभी तो नहीं आता ना। ठीक है, बेटा यहाँ पे ओ की बात सीधी क्या जाएगा आपका, ए आ गया, ठीक है, फिर आपका पे आई, ओ और आपका औ, बस। ठीक है, ठीक है। तो सर कितने हो गए ये भी, ये तो हुए, तो ये भी 11 ही हुए, तो क्या हो गया बे, हुए तो आपके ये भी 11 ही हुए तो आपके ये भी 11 ही, लेकिन ठीक है, हुए तो आपके ये भी 11 ही, हुए तो आपके ये भी 11 ही, बट समस्या क्या है, समस्या क्या है, इसमें री है, यहां री हट गया, यहां इस आ ने अपनी जगह बना दी। ठीक है, यहां ये री हट गया और इस आ ने क्या कर दिया, अपनी जगह बना दी है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं बेटा, वो कौन से वाले हैं, वो आपके ये वाले हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। हालांकि हम इनके हिसाब से बात करेंगे, हम इनके हिसाब से बात करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपका यहां से सीधे सीधे ये बन गया, आपसे पूछेगा बताओ कौन सा हिंदी का स्वर नहीं है, कौन सा हिंदी का स्वर नहीं है। ऑप्शन में आपका आ गया, आपका आ गया यहां पे ऊ, आपका यहां पे आ गया री, आपका यहां पे आ गया आ, आपका यहां पे आ गया ओ। बताओ कौन सा हिंदी का नहीं है। ठीक है, हम लोग जब हम ध्यान नहीं देते हैं चीजों को, हम तुरंत हम ये करते हैं, हम सोचते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, बट बात क्या है, हिंदी का ये नहीं है, ये हिंदी का है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन गलत बिल्कुल मत करना, यहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा और जल्दी से फिर ये ठीक नहीं होगा। नहीं बेटा हिंदी का कौन सा नहीं, हाँ री, री हिंदी का नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, री नहीं है बेटा, हिंदी, हिंदी कौन सा पे, ये आपको ये तो समझ में आ गया ना। अब ये हिंदी का है, ये हिंदी का नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो आपसे अगर कोई पूछ देगा संस्कृत कौन सा नहीं है, ठीक है, फिर हम बोल देंगे ये संस्कृत का नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों आएगा, वो तो फिर हो ही जाएगा ना फिर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखो बात समझते हैं यहाँ पे। ये जो आपका बे, दोनों आपको समझ में आ गए हैं, दोनों आपको समझ में आ गए, मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे दो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखो अभी हम किसकी बात करते हैं, हम हिंदी की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, हम संस्कृत की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं ना। हम तो हिंदी का, तो मैंने समझाने के लिए दोनों आपको लिखा दिए हैं, कोई इशू पे। तो हम बेटे किसका पे, जिसमें ये नहीं है और जिसमें बेटे क्या आपका पे ये है ना, औ आ। ठीक है, चलो मैं आप पे फिर से कर देता हूं। ठीक है, देखो आपको नहीं करना है, औ आ बेटे, यहाँ पे क्या था आपका आ, मेरा नीचे जगह नहीं है ना, मैं मतलब भर जाएगा। औ आ, ये आपका छोटी, ये आपका क्या पे, ये आपका बड़ी, ये आपका छोटा ऊ, ये आपका बड़ा ऊ, फिर ए आई ओ और औ। ठीक, ये आपके हैं हिंदी के आपके। देखो अ आ छोटी बड़ी, इनमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये आ में दिक्कत है। इस आ को बेटा कहते हैं गृहीत स्वर। क्या कहते हैं इसको, इसे गृहीत स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसका, इसे गृहीत स्वर कहा जाता है। मतलब ये हमने ले रखा है कहीं से। सर कहां से ग्रहित है ये, अंग्रेजी से। सर कहां से ग्रहित है ये, अंग्रेजी से ये ग्रहित स्वर है। कहां से ग्रहित है ये, अंग्रेजी से। आपसे पूछ देगा बेटे कहां से ग्रहित है ये, तो आप बताना ये अंग्रेजी से ग्रहित है। ठीक है, इस वर्णमाला में तो सर वाकई अलग पढ़ा मैंने आज। ठीक है बेटे, मैं आप धीरे धीरे इसमें आपने कुछ चीजें तो आपको इसमें नहीं मिली जाएंगी, जाहिर सी बात है ना। देखो तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रहित स्वर कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखो अभी ग्रहित स्वर कहां से है, अंग्रेजी से। सर क्यों ला रखे हम इसको यहाँ पे, क्यों ला रखे हम इसको यहाँ पे, क्योंकि इसका उच्चारण जो है, देखो इस आ का जो बेटा उच्चारण होता है ना, इस आ का उच्चारण होता है पे, ये बेटा आपका है आ, ये क्या आपका पे आ। ठीक है, और यह आपका ओ, इन दोनों के बीच की जो ध्वनि होती है ना, इसे कहते हैं आ। बेटा इसे क्या बोलते हैं, ये ध्वनि होती है आपकी ये वाली, जो आपकी आ और ओ की जो आपकी ध्वनि होती है ना बेटा पे, इसे बोलते हैं, इसे हम कहते हैं यहां पे क्या, इसे हम कहते हैं ये वाली ध्वनि आगे। आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है, इस बात को आप ध्यान रखना, आगे भी आपकी एक काम आएगी। सर कैसे, देखो जरा बात समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो देखो बे, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने हॉल, मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे हॉल लिखा। ठीक है, ठीक है, मैं लिखा हॉल। ठीक है, इस हॉल का मतलब क्या है, आपका कमरा। हॉल का मतलब कमरा, बड़ा कमरा, हॉल, हॉल बड़ा कमरा है। ठीक है, ये आपका है हाल, हाल मतलब हाल चाल, मैंने कहा हाल चाल, ये हाल है, ये आपका हॉल। ठीक है, ये आपका हाल चाल है, ये हॉल, ये है आपका होल।
होल, होल बोल तो HOLE, होल मतलब वो छेद वाला होल, ये है। क्या आपको बात समझ आ रही? ठीक है, तो वास्तव में क्या है, देखो अबे ये हालचाल हिंदी का है, ठीक है, देखो अबे ये हालचाल हिंदी का है। एक बात तो ये आपका आ है, ये आपका ओ है। आ और ओ के बीच की जो बेटा आपकी ध्वनि होती है ना, इन दोनों के बीच की ध्वनि, उसे हम बोलते हैं क्या? हा, उसे हम कहते हैं आ। ठीक, एक बात और समझा देखो पे, जैसे बेटा हम लिखते हैं कॉलेज, ठीक है, हमने लिखा कॉलेज, हमें इसके लिखने के हमारे पास कितने रास्ते, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो बेटा हम लिखेंगे कॉलेज, हम कॉलेज लिखेंगे, या हम लिखेंगे कॉलेज, कॉलेज, ठीक है। वास्तव में ये जो, ये ना तो कॉलेज है ना तो बेटा ये कॉलेज है, यह है कॉलेज। ये बेटे क्या आपका में, ये कॉलेज है, और इसका ठीक उच्चारण हिंदी में लिखने के लिए कोई लिपि थी ही नहीं मेरे पास, इसीलिए बेटा मैं इस ग्रहित को लेके आया। आज मैं लिखता हूं कॉलेज, ये शुद्ध है। क्या आपको बात समझ आ गई है? क्या आपको बात समझ आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटे किसी का? बिल्कुल सही, अंतिम बेटा बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये आया कहां से? ये हमारा यहीं से ही आया। इतनी बात सबको समझ आ गई, नहीं आ गई है? इतनी बात सबको समझ आ गई है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। एक बात और समझ दिखाओ बे, ठीक है, इस आ को ये ग्रहित है ना, तो भाई हमारा ग्रहण कौन करता है? हम ग्रहण करते हैं क्या? हम ग्रहण करने के मान लेंगे? नहीं, देवनागरी जो लिपि है, ठीक है, उसकी जो नियमावली है 1964 में बनी थी। देवनागरी लिपि की जो क्या में जो नियमावली है 1964 की, उसने इसको क्या कर रखा है? ग्रहित स्वर के रूप में एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो याद रख लेना, देवनागरी लिपि की नियमावली 1964 द्वारा इस ग्रहित स्वर को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। आपको यहां तक बात समझ आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे बात को थोड़ा यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो एक बात समझो, यहाँ पे देखो एक बात दरअसल आपको मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाहता हूं कि जो ये हमारे कौन से वाले? हिंदी वाले। यहां हिंदी में क्या गायब हो गया? री गायब हो गया। एक बात ये है सर, ये री गायब हो कैसे गया? एक बात थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल अगर आप समझना चाहते हैं तो ये री आखिर जो है ये गायब कहां हो गया? एक बात समझो, देखो री अभी हमारा पूर्ण रूप से गायब नहीं हो रखा है, ठीक है। याद रखना, देखो हम अभी लेखन में, भावना बेटा किसमें? लेखन में तो हम इसी री का प्रयोग करते हैं, लेखन में तो अभी हम इसी री का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखना, लेकिन बोलने में, बोलने में, लेखन में तो हम बेटा इसी री का प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलने में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बोलने पर हम इस री की जगह हम इस री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोलने में हम लोग क्या करते हैं? इस री की जगह हम इस री का प्रयोग करते हैं। अब देखो एक बात समझो, लेखन जो होता है वो किस पे आधारित होता है बेटा? लेखन हमेशा लिपि पर आधारित होता है। भाई लेखन जो है लिपि पे आधारित होता है ना, ठीक है। जबकि भाषा, ठीक है, बोलने पर आधारित है, वो आपकी है भाषा, ठीक है। भाषा बोलने पर आधारित होती है, जबकि लिपि आपकी लेखन पर आधारित होती है। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि री का प्रयोग बेटा हम लेखन में तो कर रहे हैं, री का प्रयोग हम लेखन में तो कर रहे हैं, बट री का प्रयोग हम बोलने में या भाषा में नहीं कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ आ गई है? री का प्रयोग हम लेखन में तो कर रहे हैं। भाई ऋतु जो है, ऋषि जो है, ऋषि आज भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब हम ऋषि बोलते हैं तो हम ऋषि ना बोल के हम बोलते हैं ऋषि। सर आप कैसे इस बात को बोल सकते हैं? अब आपको मैं एक बात और समझा देता हूं, देखो समझो आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसे हमको थोड़ा समझना है, तो थोड़ा हम समझने का हम प्रयास करते हैं। दिखावे हो गया, देखो समझो एक्चुअल में है क्या, ये आपका सीन कुछ ऐसा है। देखो ये आपका है, आपके अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तो आपकी आगे कई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये समझो। देखो जैसा आपका ये मुंह है, ठीक है,
ये हो गया आपका पे, इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे, चलो अब ये बहुत अच्छा बनेगा नहीं, कोई बात नहीं है, बस आप समझना इसको, ठीक है। ये मैंने बनाया खोपड़ी, किसी खोपड़ी है, मुर्दे की खोपड़ी है, ये खोपड़ी किसकी है, मुर्दे की खोपड़ी, अच्छी तो बनी नहीं, चलो कोई बात नहीं है, आपको बात समझ में आ रही है, समझते हैं। देखो देखो बेटा, एक आपका है री, एक री है, और ये क्या आपका पे, ये आपका री है। देखो एक बात समझो, देखो स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, जो बिना किसी अवरोध के निकलते हैं। स्वर क्या थे, जिनमें अवरोध नहीं होता है, नहीं होता है, जिन्हें बेटा अवरोध क्या होता है, नहीं होता है, उन्हीं को तो स्वर कहते हैं। मैंने आपको समझा भाई, अ आ ई उ, इनमें अवरोध नहीं है। को, खो, गो, पो में बेटा अवरोध किसका हुआ, होठ का। को में किसका अवरोध हुआ बे, कंठ का अवरोध है। जब तक बेटा अवरोध पैदा नहीं होगा, जब तक अवरोध पैदा नहीं होगा, जब तक अवरोध नहीं होगा, आपका व्यंजन बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर स्वरों में अवरोध हो जाए, स्वरों में अवरोध नहीं होता, और अगर गलती से स्वरों में आप अवरोध पैदा कर दोगे तो इस स्वर को हटाना पड़ेगा बेटा, कहां से, स्वरों से हटाना पड़ेगा। चक्कर क्या है, देखो चक्कर बेटा ऐसा है, ये हमारी है जीभ, देखो ये हमारी बेटा कहां पे, ये हमारी है जीभ, ठीक है। देखो बे, होता क्या था, जो ये री है ना, री, देखो री के उच्चारण में हमारी जीभ बेटा ये मूर्धा पे लगती थी, मूर्धा पे। मूर्धा का मतलब बेटा क्या होता है, मूर्धा का मतलब होता है ऊंचा। सबसे ऊंचा हमारा मुंह का जो भाग होता है ना, उसे मूर्धा कहा जाता है। सबसे ऊंचा जो भाग होता है हमारे मुंह का, उसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा का मतलब ही ऊंचा होता है। एक बात समझो, देखो यहाँ पे पहले से क्या था, जब हम री का उच्चारण करते थे ना, तो ये जीभ हमारी यहां तक नहीं जाती थी, टच नहीं होती थी यहां पे। ये टच जाएगी तो अवरोध पैदा हो जाएगा ना, टच होगी तो अवरोध पैदा हो गया ना। तो री बोलने में, री, ठीक है, देखो री आप बोलोगे ना, तो आपकी मूर्धा पे जीभ नहीं लगनी चाहिए है, ये आप भी नहीं लगा पाओगे, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोग शुद्ध नहीं उच्चारण करते हैं ना। हम तो री कर ही नहीं रहे, हम तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। बात आपको समझ नहीं आ रही है, देखो समझो, अगर पहले से जो ऋषि मुनि थे, जो संस्कृत में री का प्रयोग बड़ा होते, जीभ हमारी केवल यही तक जाएगी, री, ऊपर बेटा टच नहीं होगा। शुद्ध उच्चारण अगर आप करोगे, री आप बोलोगे री, तो आपकी जीभ बेटा, जो आपका ये वाला हिस्सा ना, यहीं पे वाइब्रेशन करती रहेगी बहुत तेज, यहाँ पे री, बट यहां टच होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेटा ये क्या है, आपका एक स्वर है, और बेटा ये कैसा है, अवरोध के बाद ये निकल नहीं पाएगा, बिना अवरोध से इसको निकलना है। क्लियर। लेकिन देखो अब एक बात समझो, हम जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ऋतु, ऋतु हम बोलते हैं, ऋतु, ठीक है। देखो वास्तव में तो ऋतु आपकी ये है, ऋतु आपकी ये है वास्तव में ऋतु, ठीक है। लेकिन जब हम ऋतु को हम आजकल बोल रहे हैं ना, तो हम अपनी जीभ को क्या कर दे रहे हैं, यहां टच कर दे रहे हैं। ऋतु बोलने में हम अपनी जीभ को यहां टच कर दे रहे हैं, किस वजह से, अपने उच्चारण की गलती की वजह से। और जब मैंने बेटा री के बोलने में यहां टच कर दिया, तो अवरोध पैदा हो गया, और अवरोध पैदा हो गया तो बेटा ये स्वर अब नहीं रहा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, संस्कृत से, हिंदी से बेटा हमने इस री को हटा दिया, क्योंकि बेटा अब ये अवरोध से निकल रहा है, और अगर ये अवरोध से निकल रहा है तो बेटा अब ये री है ही नहीं, ये क्या बन गया आपका, ये री बन गया, तो यहां से एक स्वर गायब हो गया। क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है? कोई ऐसा धुरंधर खिलाड़ी है जिसको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, अंतिम बेटा आपको समझ में आएगी, ठीक है, भावना आपको समझ में आएगी, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? मेरे हिसाब से तो आपको यहां पे कोई परेशानी अब ये नहीं होनी चाहिए है। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सी बात, ठीक है। अब देखो, तो री का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। री को हमने बेटा क्यों हटा दिया है, ये भी हमको पता होना चाहिए है, वरना आपको रटना पड़ेगा, वरना हमको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। भावना बेटा आपको समझ नहीं आया, ये भावना आपको समझ में नहीं आया, नो का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है या समझ में नहीं आया है। नो का मतलब भावना बेटा क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है या समझ में नहीं आया है। क्या मतलब है इस नो का? मैं तो समझा नहीं, इस नो के दो मतलब निकल रहे हैं इस री की तरह ही, ठीक है। इस नो के दो मतलब है, एक तो समझ में नहीं आया, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। चलो हम बात थोड़ा सा आगे करते हैं, यहां तक सबको बात समझ आ गई है, ठीक है। चलो तो देखो अभी
बेटा आ क्या था आपका बे? ग्रहित था। आ किसका बे आपका? ये ग्रहित था। बाकी हमने यहां तक ये बातें कर ली। अब जरा बात समझते हैं। ये जो बेटा आपके स्वर हैं, कितने स्वर होते हैं सर? 11। चाहे बेटा ये हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, होते तो 11 ही हैं। हिंदी के हो चाहे संस्कृत के हो, होते तो 11 ही हैं। बट हिंदी में बेटा आपके, हिंदी में आपके वो आई आगत आ जाता है, और संस्कृत में आपका ई री जो है वो गायब हो जाता है। ठीक हो गया? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, अब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब देखो। अब बेटा ये जो स्वर है ना आपके 11, इनका हमें करना होता है वर्गीकरण। बेटा क्या करना होता है? इनका वर्गीकरण करना होता है। ठीक है, लिखो स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, हमें क्या बे? स्वरों का वर्गीकरण करो। ठीक है, याद रखना बेटा, अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, ये स्वरों का वर्गीकरण जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, याद रखना कम से कम 5 प्रश्न आएंगे यहां से। कितने आएंगे? 5। 5 प्रश्न आएंगे आपके कहां से? केवल स्वरों के वर्गीकरण से। ठीक हो गया? ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण आपका बे 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो लिख दो भैया स्वरों का वर्गीकरण। सुनील सिंह, कोई हो गया? कोई इश्यू नहीं किसी को? अब देखो, अब अगर कोई इश्यू नहीं है, चलते हैं आगे। थोड़ा और पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, कल का बोझ कम करते हैं। ठीक है, देखो हिंदी का बेटा जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण यहाँ पे किसका? यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। एक बात अपने दिमाग बैठा लेना, देखो हर स्वर, हर स्वर जितने भी आपके स्वर होते, कितने? 11 है ना। हर स्वर की 5 विशेषता होती है। विशेषता, हर स्वर की बेटा कितनी विशेषता होती है? 5। हर व्यंजन की भी और हर स्वर की भी। हर वर्ण की, वर्ण कितने होते हैं आपके? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग। हर वर्ण की 5 विशेषता होती है। तो जब हर वर्ण की है तो भाई स्वर भी तो वर्ण ही है। वर्णों की 5-5 विशेषता होती है और व्यंजनों की भी 5-5 विशेषता होती है। ठीक है, तो देखो हर स्वर की क्या होती है सर? 5 विशेषता होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, ये 5 का कौन सी होती है? इन 5 विशेषताओं को 2 भागों में बांटा गया है। इन 5 विशेषताओं को बेटा यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। एक विशेषता होती है बेटा इनके उच्चारण के आधार पर। ठीक हो गया? ठीक है, किस तरह से ये जो व्यंजन है आपके स्वर है, ये कैसे उच्चारित हो रहे हैं, उच्चारण कैसा है इनका, इस आधार पर बेटा क्या होता है? इनका एक वर्गीकरण होता है। दूसरा बेटा आपको जो वर्गीकरण पे वो होता है प्रयत्न के आधार पे। प्रयत्न के आधार पे मतलब सर क्या है? हमारे मुख के अंदर किसी स्वर के उच्चारण में कौन सी चीज प्रयत्न कर रही है, एफर्ट लगा रही है, प्रयास कर रही है। किसी के उच्चारण में जीभ ज्यादा प्रयत्न करेगी, किसी के उच्चारण में हमारा होंठ ज्यादा प्रयत्न करेंगे, किसी के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां ज्यादा प्रयत्न करेगी। तो उस आधार पे है। टोटल कितने होते हैं? 5 विशेषता होती हैं, उच्चारण और प्रयत्न। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे जो वर्गीकरण है वो एक ही तरह का होता है। उच्चारण के आधार कैसा बे? एक तरह का होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, उच्चारण के आधार बे एक तरह का होता है। ठीक है, जबकि प्रयत्न करने वाले लोग हमारे मुंह के अंदर कितने होते हैं? 4। प्रयत्न करने वाले लोग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। एक क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत अच्छा, आपसे पूछ लेगा प्रयत्न विधि के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न विधि के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बता दोगे आप? 4 प्रकार के। कितने होते हैं? 4। उच्चारण के आधार पे स्वर देख लो, यहां पे आप उच्चारण के आधार पर। ठीक है, होते तो एक ही हैं, बट उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पे बेटा ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर हो गए? ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखो टोटल कितनी विशेषता है? 5। उच्चारण के आधार पर 1, प्रयत्न के आधार पर 2। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। लिखो उच्चारण के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, फिर हम ये 5 वाला करें। अच्छा एक काम करते हैं, उच्चारण वाला तो हमारे चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 4 आइटम है ना, ये कौन कौन प्रयत्न कर रहे हैं, यहां पे ये लिख लो ताकि आपका एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाए। ठीक है, 4 आइटम बेटा कौन कौन से हैं? पहला पहला आप कहें जीभ, जीभ के प्रयत्न के आधार पे, प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, आपकी किताब में लिखा रहता है जिह्वा से उत्पत्ति स्थान के आधार पर, जीव प्रयत्न कर रही उस आधार पे, जीव के प्रयत्न के आधार पे या जिह्वा से उत्पत्ति के आधार पे।
ठीक है। देखो दूसरा था भाई मुख के प्रयत्न के आधार पर, मुख के प्रयत्न के आधार पर, जैसा मुख जैसा प्रयत्न करेगा, मुख से, मुख हमारा कैसा प्रयास करता है, कभी गोल हो जाएगा, कभी खुल जाएगा, वही विवृत समृत वाले इसी में होते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, अग्र पश्च वाले होते हैं। अभी आपको मैं सारा समझाता हूं, चिंता करने का नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन आपका रहेगा नहीं, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, जीव मुख, इसका देखो आप यहां पे देखो, इसका एक आप यहां पर लिखो, लिखो होंठ, तीसरा आदमी कौन है, होंठ, होंठ के प्रयत्न के आधार पे, होंठ के प्रयत्न के आधार पर। अच्छा गोल वाला ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ये अगर थोड़ा अलग है, चलो समझते हैं यहां पे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पे होंठ कैसे हमारे प्रयत्न कर रहे हैं, मुंह कैसा प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, होंठ के प्रयत्न के आधार पे एक आप यहां पे आखिरी और लिखो, एक लिखो स्वर तंत्री, स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां, वोकल कॉर्ड, जो आपका गले का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, ये वाला हिस्सा जहां से निकलता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। चलो आप देखो यहां पे, तो बेटा हम क्या करते हैं, हम आज क्या करेंगे, हम आज दो को पढ़ेंगे। एक तो हम बेटा ये उच्चारण वाले को पढ़ लेंगे, उच्चारण को, ठीक है। एक हम देखते हैं, कोशिश करते हैं ये जीव वाले को हम पढ़ लें, इसको पढ़ लें, है? इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसका एक हम इसको पढ़ लेंगे, बाकी इनको हम कल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, यहां तक हम कर लेते हैं ना, इनको, या उच्चारण वाला और जीव वाला। ठीक है, तो फटाफट से बेटा आप लिखो पहले उच्चारण के आधार पर, आप फटाफट से लिखो उच्चारण के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आप फटाफट से लिखो उच्चारण के आधार पर। ठीक हो गया है, लिखो उच्चारण के आधार पर, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो बात समझते हैं यहाँ पे, देखो उच्चारण के अगर आधार मुझे समझना है ना, उच्चारण के आधार, उच्चारण देखो उच्चारण कैसा होता है, उच्चारण बोल तो हम किसी स्वर को बोलने में कितना समय ले रहे हैं। ठीक है, उच्चारण का मतलब होता है लगने वाला समय, लगने वाला, बेटा क्या होता है इसमें, समय होता है, लगने वाला समय होता है। ठीक है, देखा भाई लगने वाला समय, कोई दिक्कत नहीं इसका पे। अब जरा बात समझते देखो, अगर मुझे उच्चारण के आधार पर समझना है ना, तो मुझे एक बात को यहां पे समझ लेना है, यहीं पे ही, आगे हमको फिर टाइम नहीं मिलेगा इसे समझने का, यही तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाता हूं, शायद आपको ये चीज पता भी हो। देखो लगने वाला समय, देखो मैं बोलता ओ, मैंने ओ को बोला, तो भैया इसमें ओ खाली एक ही से बना हुआ है। देखो ओ वास्तव में क्या है, ये एक मात्रा है। देखो स्वर, सारी स्वर क्या होते हैं, आपकी मात्रा होते हैं, याद रखना, याद रखना बे, जैसा आपका ये आपका है आ की मात्रा, ये आपकी ई की मात्रा, ये आपकी ऊ की मात्रा, ये आपकी बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, सारी मात्राएं होती हैं। ठीक है, स्वर क्या होती है, मात्रा। अब मात्रा बनी कैसे, देखो ये जब ये इसमें खाली एक ही है, तो इसे बोलते हैं एक मात्रिक, इसे क्या कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको, एक मात्रिक। ठीक है, दूसरा आपको पता है आ, देखो ये आपको पता होगा, मैंने कभी पता भी रखा होगा, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, देखो एक मात्रा, एक मात्रा क्या होगा आपका बे, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक कहते हैं, द्विमात्रिक। ठीक है, तीसरा देखो, अब देखो बे ओ छोटी, बेटा क्या होगा आपका बे, ये खाली इससे बना हुआ है, बड़ी देखो ये आपका ई प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो छोटा आपका पे, छोटा ओ से मिलकर बना हुआ है। अब एक बात समझो, देखो यहां पे क्या है ना, देखो मैं री को लिख देता हूं, री को मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्चुअली देखो है तो ये उसका, सर आज आप उच्चारण के आधार पर ही पढ़ा दीजिए, क्लास बहुत लंबी हो गई है। चलो ठीक है, ऐसी कर लेते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ऐसी कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, उच्चारण वाला ही कर लेते हैं बेटा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, यही तक कर लेते हैं आज, कल उससे कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। जरा बात समझते, देखो हो गया, तो री हो गया बेटा पे, री, री किससे मिलकर बना हुआ, केवल री से मिलकर बना हुआ है। मैं री को फिलहाल यहाँ पे अभी जगह में दे रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, देखो समझे यहाँ पे, क्योंकि देखो हमको तो नंबर लेने से मतलब है ना, नंबर लेने से मतलब है। देखो री हो गया आपका पे, फिर देखो पे, फिर आपका पे ए, देखो ए क्या होता है आपका, ओ प्लस क्या होता है आपका ई। ठीक है, चलो यहीं तक करेंगे, चिंता करने का। ठीक है, ओ प्लस बेटे क्या होता है आपका पे ई, ए क्या होता है आपका ओ प्लस ई। ठीक है, देखो आई, आई बेटे क्या था आपका पे ओ प्लस क्या था आपके, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए। देखो बेटे अभी जो आपका ये ए है ना, ये आपका ओ प्लस ई है, कितनी मात्रा इसमें भी, द्विमात्रा, द्विमात्रिक बेटा ये होता है, ये भी आपका द्विमात्रिक है। ठीक है, देखो आई जो आपका आई किससे मिलकर बना है, ओ प्लस ए से, इस यहां से देखो, यहां से आगे आपको ये याद होनी चाहिए है कौन किससे मिलकर बना हुआ है, तभी आपको ये बात समझ में आ पड़ी है। देखो ए किससे, ओ प्लस ई, ओई, ओ ई, तभी ना पे ये ना आई, तभी तो आई बोलते इसका पे ओ ई, बोलने में ऐसे आता है। ठीक है, देखो जबकि आपका ओ, ओ आ नहीं होता, ओ ई
थोड़ा लगता है ऐसा बोलने में, हालांकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलो समझाते देखो, लेकिन आई किस में ओ प्लस ए, और ए की जगह मैं क्या लिखता हूं, ये रखा पे ओ प्लस ई, और इस ओ को मैं ऐसे उतार दूंगा। तो बेटा आपका आई किससे मिलकर बना हो वास्तव में, ओ प्लस ई। तो 1 2 3 कितनी मात्रा होगी, त्रिमात्रिक, इसे बोलते हैं त्रिमात्रिक। क्या बोलते हैं उसका बे, त्रिमात्रिक, ठीक है। अब देखो ऐसे आपका ओ बेटा किससे होता है आपका बे, ओ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है, ओ प्लस ऊ से, ठीक है। देखो आप ओ प्लस ऊ बोलते हैं, आप क्या होगी ओ प्लस ऊ, ठीक है। ओ हो गया आपका। अब आपका जो औ होता है ना, औ देखो औ क्या होता है आपका बे, औ आपका ओ प्लस बेटे क्या होता है आपका बे, ओ प्लस ओ होता है। अब देखो ओ की जगह फिर से क्या रख सकता हूं, ये वाला ओ बराबर ओ प्लस ऊ तो है, यहाँ ओ प्लस लिख दो, ओ प्लस ऊ, ठीक है, और ओ को उतार देना यहाँ पे। तो ओ क्या हो गया आपका, ओ प्लस ऊ हो गया बेटा, फिर से क्या होगा आपका त्रिमात्रिक हो गया, नहीं त्रिमात्रिक हो गया, नहीं होगी त्रिमात्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, एक बात समझो यहां पे, एक बात समझो यहां पे, तो आपको यहां पे बेटा जो उच्चारण के आधार पर आपको कैसे दिखना बे, एक तो आपको दिखा एक मात्रिक, एक आपको दिखा द्विमात्रिक, एक आपको दिखा पे त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक से ऊपर हमारे पास कोई नहीं होते हैं, त्रिमात्रिक से ऊपर हमारे पास कोई नहीं होते हैं। एक बात समझ देखो, एक मात्रिक वाले कौन कौन से हैं, ये एक मात्रिक है, एक ही तो है, ये भी एक मात्रिक है, ये भी एक मात्रिक है, ये भी आपका एक मात्रिक है, ठीक है। ये चार बेटे क्या होते हैं आपके, एक मात्रिक होते हैं। देखो अब बात समझो, कंक्लूजन लिखते हैं, देखो ध्यान समझना। देखो एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, मतलब सबसे कम समय लगता है बेटा, इन्हें बोलते हैं ह्रस्व स्वर। आपको नीचे लिखना है बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं इनको यहाँ पे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को, इन्हें बेटा हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दो प्रकार से लिखो बेटा, ध्यान से लिखना। देखो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में देखो, संस्कृत में, संस्कृत में बेटा आपके ह्रस्व स्वर होते हैं कितने, चार। ये संस्कृत अर्थ ले, री तो संस्कृत में ही है ना, तो बेटा ह्रस्व स्वर संस्कृत में कितने होते हैं बेटा, ये चार होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, ओ ई ऊ और री। क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपको हमेशा चार बताना है, ठीक है। जब तक वो उसके आगे लिखे नहीं, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर वो आपसे लिखता है संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, आप चार बताओगे। अगर वो लिखता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी आप चार बताओगे। लेकिन अगर वो स्पेशल लिखेगा हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप निश्चित तौर पे आप तीन बताएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अब हिंदी में, हिंदी में बेटा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं भाई, हिंदी में री तो होता नहीं है ना, तो कितने होते हैं, तीन। सर कौन कौन से होते हैं सर, ओ ई उ और ओ ई और उ, ठीक है, ठीक है, बहुत सर, ठीक है, वाकई सर, चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, वाकई सर आप ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो ये तो एक अलग बात है, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। अंतिम, चलो देखो बेटा आपका तो संस्कृत बेटा कितने आपके पे, चार। इसीलिए तो, इसीलिए बेटे क्या होता है आपका पे, इसीलिए बेटे क्या होता है, इसीलिए क्या होता है आपकी कुछ किताबों में, जैसा आप सामान्य हिंदी किताब बेटा आप वाली देखते हो ना, कौन सी, इलाहाबाद वाली, उसमें आपकी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी दिखाते हैं, तीन दिखाती है। सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। संस्कृत के बेटा कितने होते हैं, चार होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं आपके, तीन ही होते हैं। ये बात आप यहां पे अपने दिमाग में बैठा लेना, कोई दिक्कत नहीं किसी का। पे ह्रस्व स्वर समझ में आ गया है। और ह्रस्व स्वर बेटे क्या होती है, सब कैसे होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, एक मात्रिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आ जाओ बेटा, देखो दूसरा लिखो दीर्घ स्वर, देखो दीर्घ स्वर, ठीक है। याद रखना दीर्घ स्वर सर कौन से होते हैं, जो दो मात्राओं से ज्यादा मात्राओं से बने होते हैं, ठीक है। टोटल बेटे कितने थे, ये 11 थे। टोटल कितने बेटा आपके, ये मैंने आप इधर मिटा दी है मैंने, ये टोटल बेटे कितने थे आपके, 11 थे। 11 में से मैंने आज चार मैंने इधर लिख दिए हैं, चार मैंने इधर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार मैंने बेटा उधर लिख दिए हैं, तो दीर्घ कितने बचेंगे आपके, दीर्घ कितने थे ये आपके होते हैं 7, दीर्घ कितने थे 7। अब एक बात समझो, देखो अब इसमें हिंदी और संस्कृत का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो वो वाले हैं ना, देखो इसमें कौन सा वाले भाई, री के बाद वाले हैं ना इसमें, तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। देखो दीर्घ आपका पे कौन सा पे, आपका आ, ठीक है, आपका पे आ, बड़ी, पड़ाऊ, ठीक है, और पे ए, आई,
ओ और बेटा औ, ये आपके होते हैं कौन से वाले होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। क्या आपको बात समझ आ गई है बेटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैं इसको इधर को लिखना चाहूंगा, देखो वो वहां पे ए आई ओ और बेटा वहां पे औ। क्या आपको बात समझ आ गई है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मेरे हिसाब से तो आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है, ठीक हो, ठीक है। अब जरा सा एक बात ध्यान समझो, एक बात ध्यान समझो, देखो अगर मैं, देखो ये आपका आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है, ये जो हैं अगर कभी आपसे पूछे संस्कृत और हिंदी के हिसाब से, संस्कृत और हिंदी के हिसाब से बोलूंगा पे, तो ये वाले बेटा देखो, ये वाले कौन से दिख रहे हैं आपको, ये संस्कृत वाले, संस्कृत वाले, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान समझना। देखो संस्कृत में, संस्कृत में री आता है, लेकिन री बेटा कहां चला गया आपका, यहां चला गया, यहां पे, ये संस्कृत में आपका री यहां चला गया है, ठीक है। देखो टोटल कितने होते हैं आपके, टोटल आपके 11 होते हैं ना, किसी को अच्छा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए है, लेकिन देखो फिर भी हम बेटा दो तरह से कर रहे हैं, चलो हम दीर्घ को भी हम दो तरह से कर देते हैं, संस्कृत और हिंदी, इसको भी मैं दो कर देता हूं, होते तो है ही, देखो करते हैं। संस्कृत बेटा कौन सा था आपका भाई, ई आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक हो गया है। आप देखो लेकिन दीर्घ स्वर बेटा कौन से वाले, दीर्घ कौन से वाले बेटा, ये तो संस्कृत वाले हो गए, सजा में दीर्घ स्वर बेटा हिंदी वाले, देखो हिंदी वाले, हिंदी वाले दीर्घ कौन कौन से होंगे फिर भाई, देखो ये आपका हो गया, आपका आ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसके पीछे का ये भी तो होगा, ये भी तो दीर्घ ही होगा, ये आ भी तो दीर्घ ही होगा हिंदी में, बात पल्ले बढ़िया आपका बे, कि हिंदी के स्वरों में ये भी तो है, री नहीं है लेकिन ये भी तो है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो हिंदी में आपका ये भी होगा, ठीक है। अब देखो आ हो गया, ये आ गया पे, फिर आपका पे ई हो गया, फिर आपका ये ऊ हो गया, और ये आपका पे ए, ये आई ओ और औ। सर क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, कुछ आपको समझ में आया क्या, एक बात आपको ध्यान समझ में आ जाना चाहिए, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या बेटा कितनी होती है, 8 होती है, हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है सर, 3 होती है, तभी तो 8 और 3 टोटल 11 होंगे, जबकि संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या किस तरह कितनी होती है, 4 होती है, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, तभी तो 7 4 ये भी 11 होते हैं, टोटल तो 11 है। बात आपको समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। अब जरा सा आपको यहां पे एक बात और समझ लेनी है, सर क्या, देखो एक बात आपको यहां पे मेरे हिसाब से और समझ लेनी है, वो कौन सी बात, ठीक हो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं आती है, जरा बात समझ लो पे, तो ये कितने होगा मेरे पे, ये कितने यहाँ पे 8, ये 8 है, और ये कितने आपके यहाँ पे 7, ठीक होगा, ठीक है। ये बेटा किसके आपके संस्कृत के, ये किसके आपके यहाँ पे हिंदी के, ठीक है, ये कौन सा हो गया आगत। अब एक बात ध्यान समझो, बहुत ध्यान से, क्या जो बेटा आपके दीर्घ है ना, जो आपके दीर्घ हैं, ठीक है, ये जो दीर्घ हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ दो प्रकार के, देखो एक बात समझो, मैं लिखता हूं बेटा कौन से वाले, संस्कृत वालों की बात करो, देखो संस्कृत वालों की, कंफ्यूज मत होना, देखो अगर कंफ्यूज होगे तो फिर आपको यहां भी दिक्कत होगी, एग्जाम में भी दिक्कत होगी, इसलिए संस्कृत वाले दीर्घ बोलते बेटा कौन से, मैं इन दीर्घों की बात कर रहा हूं, इनकी बात, ठीक है। चाहो तो मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं, मैंने दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, है ना, आपको तो बेटा लिखना पड़ेगा, लिखो संस्कृत वाले जो आपके दीर्घ है ना, अब मैं इनकी बात कर, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपका आ, चलो मैं लिखता हूं, छोटी बड़ी बड़ाऊ ए आई ओ और बेटा कहां पे औ, ठीक है, ठीक है। अब जरा सा एक आप आखिरी बात समझो यहां पे, आखिरी बात, ठीक है, वो देखो पे, देखो इनमें से आप मुझे ये बताओ मूल दीर्घ कौन से हैं, मूल दीर्घ का मतलब, मूल दीर्घ का मतलब जो एक ही जाति के दीर्घ से मिलकर बने हुए हैं, देखो ये आपका प्लस ओ, ये ई प्लस ई, ये ऊ प्लस ऊ है, चलो ठीक है। तो ध्यान बेटा आप रख लेना, ध्यान आप रख लेना, ये आपका अ ई ऊ जो होता है ना, इसे हम बोलते हैं मूल दीर्घ, इसे हम क्या कहते हैं सर, मूल दीर्घ कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है, मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है, कौन से सर, ये मूल दीर्घ हम इन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल दीर्घ कहते हैं, मैंने आपको एक बात ये समझा दिया, ठीक है। तो सर क्या ये मूल दीर्घ नहीं है, क्या ये मूल दीर्घ नहीं है, नहीं, ये आपका ओ प्लस क्या है बेटा, ओ प्लस ई है, ये आपका है ओ प्लस ई, ये एक जाति के नहीं है, ये अलग अलग बेटा जाति के हैं, इसलिए इनको हम मूल दीर्घ नहीं कहते हैं,
इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आ गई है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे दो बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा बे। एक आपको समझ में आ गया क्या? ह्रस्व स्वर किसके हिसाब से सर? संस्कृत के समझ में आ गए हैं, 4 होते हैं, इसमें री शामिल होता है। हिंदी के सर कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसमें री नहीं होता है। फिर अब मैं दीर्घ में आ गया। पहले सर कौन से? संस्कृत वाले। संस्कृत वाले सर कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसमें री नहीं होता है। क्यों होगा? क्योंकि भाई इसका री तो यहां ह्रस्व में चला गया ना, काय को होगा। हिंदी के देखो दीर्घ सर, इसमें हमारा एक ऐड हो जाता है, ये वाला री तो यहां भी नहीं होगा भाई। दीर्घ री तो होगा तो ह्रस्व में होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, री तो है ही नहीं। लेकिन बेटा आपका यहाँ पे जो ये है ना, जो कहता आपका बे, ये आपका जो आ है, क्लियर हो? ठीक है, ध्यान से ना बे, ये बेटा जो आपका आ है ना, ठीक है, ये हिंदी के दीर्घ स्वरों में बेटा क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। और हिंदी के दीर्घ स्वर बेटा कितने? आपके 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो आपके बेटा दीर्घ स्वर होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते बेटा मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर पता कौन से हैं? जिनसे बेटा आपकी दीर्घ संधि बनती है। दीर्घ संधि इन्हीं से तो बनती है दीर्घ संधि। हालांकि बेटा दीर्घ संधि देखो री से भी बन जाती है, री से भी बनती है दीर्घ संधि, ठीक है, लेकिन री दीर्घ स्वर नहीं है। री से दीर्घ संधि बन जाती है, फिर भी री दीर्घ स्वर नहीं है। ऐसा काय के लिए? ऐसा बेटा हम इसको संधि में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बेटा फिर आपका दीर्घ संधि का सूत्र काम करता है, अकह सवर्णे दीर्घ। इसके हिसाब से बेटा, इसके हिसाब से, चलिए ठीक है। और अकह सवर्णे बेटा दीर्घ जो है, ये पाणिनि के माहेश्वर सूत्र पे काम करता है। माहेश्वर सूत्र बेटा काम करता है। इसको अगर मैं यहां भी नहीं बोलूं तो ही ज्यादा अच्छा है, वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप सिंपल ये समझो, री से दीर्घ संधि बनने के बावजूद भी री बेटा एक दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाणिनि की बेटा अष्टाध्यायी है, वो बंदा क्या करता है? बहुत विद्वान है, उस बंदे ने री से दीर्घ संधि बना दी। बट जो हमारे व्याकरण करता है, उन्होंने री को बड़ी री का दर्जा नहीं दिया। अगर बेटा बड़ी री का दर्जा दे देते ना, तब पता है क्या होता? तब बेटा आपको जैसा आप लिखते हो ना, ओ आ, या आपका छोटा ओ है या आपका बड़ा ओ है, ठीक है, या आपका छोटी या आपकी बड़ी, ये छोटा ऊ या आपका बड़ा ऊ, ऐसी फिर आप लिखते छोटी री, फिर आप बेटा लिखते बड़ी री, ऐसा 2 मात्रा लगाते हैं। होती तो है, लेकिन बेटा हम इसका यूज कहां करते हैं? केवल संधि में करते हैं। जैसे देखो हम लिखते हैं मात्र, बेटा हम लिखते हैं मात्र में एक री लगाते हैं, लेकिन जब हम मात्रण लिखते हैं ना, मात्रण, तब बेटा हम 2 लगाते हैं। मात्र प्लस बेटा हम क्या बनाते हैं? ऋण बनाते हैं। री प्लस री से बेटा क्या बन गया? आपकी बड़ी री बनती है। संधि में बात करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल अभी समझते हैं यहाँ पे, फिलहाल बेटा अभी हम यहाँ पे समझते हैं। हमने क्या बोला बे? इनको हम बोलते हैं बेटा संयुक्त मूल स्वर, और इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्लियर हो गया? ठीक है, आज की आखिरी लाइन लिखो बेटा, आप देखो देखो देखो, ह्रस्व में क्या होता है आपका? एक मात्री वाले बेटा, कौन सा? एक मात्रा वाले होते हैं, एक मात्रा वाले, एक मात्रिक होते हैं। देखो दीर्घ में, देखो दीर्घ में ये है द्विमात्रिक, ये आपके द्विमात्रिक है, ये भी द्विमात्रिक, लेकिन बेटा अगर 3 मात्रिक है, अभी तो समझा, ये आपके ओ प्लस ई है ना, नहीं ये ओ प्लस ई, और ये आपके ओ प्लस वो है, तो ये त्रिमात्रिक है। मतलब बेटा क्या होता है? देखो द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक जो होते हैं ना, वो बेटा होते हैं आपके दीर्घ। बेटा कौन से होते हैं? इसमें आपके द्विमात्रिक भी आ जाते हैं, द्विमात्रिक भी आ जाते हैं इसमें, और इसमें आपके त्रिमात्रिक भी आ जाते हैं, किसमें? दीर्घ में। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर मुझे कहीं पे त्रिमात्रिक से ज्यादा की आवश्यकता हो गई, ठीक है, देखो समझो, 3 मात्रा से ज्यादा का समय बेटा जहां पे लगता है ना, उसी को ही प्लुत स्वर कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्लुत कहते हैं। सर कैसे? देखो जैसे ये आपका है आ, सर कितनी मात्रा है? 2 मात्रा, ठीक है। अब मैंने इसके पीछे एक और आ लगाया, सर कितनी मात्रा होगी? 4। क्या बोलूंगा इसको मैं? आ। अब मैंने यहां पे 2 और लगा दी, कितनी मात्रा होगी? 6। क्या बोलूंगा? आ। अब मैंने एक और लगा दिया, क्या बोलूंगा? 8 मात्रा हो गई। अब आ,
आ ऐसा बोलूंगा मैं इसको। क्या आप बात बोलो? ठीक है। क्या सर इसकी मुझे कभी जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ जाती है, लेकिन देखो ये 8 मात्राओं को लिखने के लिए कोई लिपि नहीं है मेरे पास, कोई भी लिपि नहीं है मेरे पास। लिखने के लिए लिपि केवल और केवल बेटा कितनी मात्रा तक है? 3 मात्रा तक ही है। चौथी मात्रा से ज्यादा अगर कहीं मात्रा लगती है तो उसको लिखने की कोई लिपि नहीं है। चौथी मात्रा से ऊपर आप कितने भी मात्रा लगा दो, उनके लिए बेटा एक ही लिपि है, एक चिन्ह बनाया गया है, वो ये है, इसे बोलते हैं प्लुत। और बेटा इसके लिए एक और लगता है बेटा आपका ये वाला। क्लियर हो गया? ठीक है। जब भी आपका ये लग जाएगा इसका मतलब भी उसके उच्चारण में 3 मात्रा काल से ज्यादा का समय लगेगा। ठीक है। जैसे बेटा आपने सुना होगा, हम लोग बेटा लिखते हैं, हम लोगों ने लिखा पे, मैंने लिखा बेटा राम लिखा, ये तो आपका देखो 2 मात्रा के साथ में मैं इसे राम बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जब मैं बोल दूंगा ना, मैं बोल दूंगा राम बोल दूंगा ना, अब इसे मैं राम नहीं बोलूंगा, ये आपका है राम। ठीक है। मतलब बेटा यहां पे आपका क्या है? 2 मात्रा का 3 मात्रा काल से भी ज्यादा का समय लग गया है, इसलिए आपका ये प्लुत है। जैसे बेटा आप लोगों ने सुना होगा, हम बोलते हैं ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम ओम बोलते हैं। ये ओम नहीं है, ये ओम है। ठीक है। बड़े 3 मात्रा काल से ज्यादा का समय लग गया है। तो बेटा जब देखो तो 3 मात्रा क्या बे उच्चारण के आधार पर, एक ह्रस्व, दूसरा बेटा आपका दीर्घ, तीसरा बेटा आपका होता है पुलुत। सर ये पुलुत क्या होता है? जब किसी वर्ण के उच्चारण में, लिख लो, जब किसी वर्ण के क्या बे स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा काल से ज्यादा का समय लगता है, ज्यादा का समय लगता है, उसे बेटा हम पुलुत कहते हैं। कि एक बात समझो, क्या सर अपनी मूल अवस्था में कोई भी प्लुत होता है क्या? कोई प्लुत नहीं होता है। इनमें से अगर किसी को भी प्लुत बनाना होगा, अगर अ को प्लुत बनाना है तो अ के पीछे ये लगाना पड़ेगा, ऊ को बनाना है तो ऊ के पीछे मुझे ये वाली मात्रा लगानी पड़ेगी, मतलब जो इसका चिन्ह है। ठीक है। अगर ई को बना दे तो ये मैं ई बोलूंगा, इसको इसे मैं ऊ बोलूंगा, इसे मैं अ बोलूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या आपको बात समझ आ गई नहीं आ गई है? तो अपने मेरे कहने का मतलब क्या है? 3 मात्रा काल से बेटा जब ज्यादा का समय लगता है उसे हम प्लुत कहते हैं। और दूसरी बात यह है, मूल रूप में, अपनी वास्तविक रूप में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, लेकिन सभी को प्लुत बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं? इस प्लुत चिन्ह के आधार पे। ठीक है। ये और इस प्लुत चिन्ह के आधार। ठीक है। यहां पे आपको लिख लेना है, क्या सर? 3 मात्रा काल से ज्यादा का समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक रूप में कोई भी प्लुत नहीं होता है, बट सभी को प्लुत बनाया जा सकता है। कैसे सर? इन 2 सब इनका प्रयोग करके। क्लियर होगा? ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। हमने कर दिया है उच्चारण के आधार पे, कंप्लीट हमने कर दिया है। नेक्स्ट बेटा हम लोग कल बात करेंगे प्रयत्न के आधार पे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है। क्लास को बेटा डेली का डेली पढ़ना। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।